Okay, so hello guys and welcome to the second video of Hawkeye 3 Industrial Training Project under GTBIT। सो अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओपन सीवी के बारे में, जो कि हमारी एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जो कि इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुई है। आप लोग देख सकते हो इसमें लिखा है कि ओपन सीवी इज़ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर विजन। आज आजकल जितने भी कंप्यूटर विजन के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनते हैं या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उनमें ओपन सीवी का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड जितने भी क्रिएटिव साइड होती है एमएल में, जिसमें इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग जहाँ भी यूज़ होती है, तो उसमें ओपन सीवी आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे 100%, अगर आपको करना है उस चीज़ को। तो ये एक ओपन सोर्स इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग है, जो कि मतलब एक टेक्नोलॉजी है जो कि इमेज एंड वीडियो को प्रोसेस करती है फॉर एआई इनोवेशन। एआई इनोवेशन से क्या मतलब है हमारा, कि हम ओपन सीवी का यूज़ करके अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं वीडियोज़ पे, इमेजेस पे, जो कि मैं आप लोग को आगे चल के बताने वाला हूँ। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी, जो कि इंटेल में डेवलप की थी 2001 में। ये बात थोड़ा मतलब हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है, हालांकि कंप्यूटर साइंस है ये, बट स्टिल पता होना चाहिए कि 2000 ईयर में इंटेल ने बनाया था इसे। एंड इसने बहुत ही ज़्यादा उसके बाद से अभी तक अच्छे अच्छे वर्जन्स में अपडेट हुआ है, अच्छे तरीके से इसने काम किया है। और इसकी जो लैंग्वेज इसमें लिखा हुआ है वो है C++। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग चीज़ है कि हाँ, ये C++ में लिखा हुआ है। ये बाइंडिंग्स कर सकता है आपका पाइथन में, जावा में, मैटलैब में, अलग अलग चीज़ों में। सो उसके हिसाब से भी आप लोग देख सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर हम बात करें आगे की, तो थोड़ा सा आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें आगे के वर्जन्स में क्या क्या चेंजेस हुए, तो उसके बारे में बताने के लिए ये नेक्स्ट स्लाइड है। सो उसमें ये लिखा हुआ है कि इंटेल में सबसे पहले 2000 जो ईयर था उसमें देखो एक इंटेल विजन आया, इनिशियल रिलीज बाय इंटेल एमिंग टू प्रोवाइड अ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंप्यूटर विजन। ये सबसे बेसिक मॉडल था। उसके बाद 2006 में ओपन सोर्स आया, वर्जन 1.0 रिलीज, फुल्ली ओपन सोर्स अंडर BSD लाइसेंस, फॉस्टरिंग कम्युनिटी ग्रोथ। तो इसके बाद यूसेज शुरू हुई थी इसकी। ओपन सोर्स हो चुका था ये, तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता था, यूज़ कर सकता था अपने प्रोजेक्ट्स में, जो कि 2006 में हुआ था। 2000 में बन के ज़रूर रेडी हो गया था, बट लॉन्च जो ऑफिशियल होता है हर एक के लिए अवेलेबल, वो 2006 में हुआ था ये। उसके बाद 2009 में डेवलपमेंट मूव टू विलो गराज रोबोटिक्स रिसर्च लैब, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स। उसके बाद 2011 में आया ओपन सीवी 2.x। इसमें C++ इंटरफेरेंस, इम्प्रूव्ड एल्गोरिदम्स एंड GPU एक्सेलरेशन का यूज़ किया गया, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था GPU एक्सेलरेशन कहाँ यूज़ होता है और क्या काम होता है उसका। उसके बाद आया ओपन सीवी 3.x, जो कि था हमारा 5th वर्जन, मतलब 5th अपडेट आप कह सकते हो, वर्जन नहीं। मॉड्यूलर डिज़ाइन DNN मॉड्यूल फॉर डीप लर्निंग इन्फरेंस एंड एक्सपेंडेड प्लेटफॉर्म सपोर्ट। डीप लर्निंग भी एक मशीन लर्निंग के अंदर ही आता है, बट डीप लर्निंग में अंदर बहुत ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बातचीत होती है। तो वो चीज़ है। उसके बाद ओपन सीवी 4.x आया, जो कि परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज था, और उसने अच्छे से बैकएंड और एडिशनल फीचर्स फॉर मॉडर्न AI एप्लीकेशंस, जो कि 2018 में लास्ट अपडेट हुआ था, वो सबसे लेटेस्ट था अभी तक के लिए। तो अभी भी यही सबसे लेटेस्ट है मेरे ख्याल से, अप टू माई ओपिनियन या फिर अप टू माई नॉलेज। अगर आगे का होगा तो आई डोंट नो, बट अभी तक यही है। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो ओपन सीवीज़ रोल इन मॉडर्न विजन सिस्टम्स, ये थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है। ओपन सीवी इज इंडिस्पेंसिबल इन मॉडर्न कंप्यूटर विजन सिस्टम ड्यू टू इट्स कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटी स्पैनिंग लो लेवल इमेज मैनिपुलेशन टू हाई लेवल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। इट फॉर्म्स अ क्रूशियल ब्रिज बिटवीन रॉ डेटा एंड इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस। अब इसका क्या मतलब, मैं आप लोगों को थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ कि इमेजेस जो होती हैं वो भी एक डेटा ही होती हैं। इमेजेस को भी आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये नंबर्स के ऊपर वो मैनिपुलेशन करने के बाद वो वापस से इमेजेस में कन्वर्ट हो सकता है। सो ऐसे ही इमेजेस भी चेंज होती है। आप अगर अपने मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में भी आपकी जो इमेज है वो भी एक छोटे छोटे बिट्स होते हैं, उनका एक कलेक्शन होता है जो कि आपको प्रोसेस करके दिखाता है। कैमरा भी छोटे छोटे बिट्स जो है वो कैप्चर करता है और उनको फिर जोड़ के आपको दिखाता है। सो उसके ऊपर मैनिपुलेशन करना, उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं चेंजेस करना, वो सब कुछ करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो उसके लिए जो है ओपन सीवी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करता है आजकल के मॉडर्न सिस्टम्स में। जहाँ भी कैमरा या मतलब इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे ओपन सीवी का नाम आता ही आता है। और अगर AI रिलेटेड टास्क है कैमरा के साथ, तब तो ओपन सीवी आना ही आना है, ऐसा आप समझ के चलो। ओपन सीवी का जो कोर होता है वो होता है सेंट्रल विजन प्रोसेसिंग लाइब्रेरी। उसके बाद हार्डवेयर इंटरफेस जैसे कैमरा, सेंसर्स एंड डिवाइसेस। सेंसर्स से लेना देना मैं बताता हूँ। सेंसर्स जैसे कि डेप्थ सेंसर्स होते हैं, डिस्टेंस सेंसर्स होते हैं, जो कि अलग अलग आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में भी यूज़ होते हैं बहुत सारे सेंसर्स। और उसके बाद अगर आपने मिलिट्री में देखा होगा तो उसमें भी बहुत सारे सेंसर्स यूज़ होते हैं, तो उन सब में भी ये काम आता है। उसके बाद मिडलवेयर एल्गोरिथम्स, इमेज एनालिसिस एंड फीचर एक्सट्रैक्शंस। इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है कि अगर आप मान लो कोई इमेज है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि उस इमेज में कौन सी कलर ज़्यादा है, कौन सा कलर कम है, वो सब उस इमेज के फीचर्स के अंदर आता है। और ये इमेज एनालिसिस तो मैं आप लोग को बता ही दिया कि इमेज को एनालाइज करना, वो उसके साइज़ क्या है, उसका मतलब
उसमें मैनिपुलेशन क्या क्या हो सकती है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो कौन से एक्सटेंशन के साथ आया है, वो सब कुछ जो है एनालिसिस के अंदर आता है। उसके बाद एप्लीकेशंस के अंदर रोबोटिक्स, सर्वाइलेंस एंड AR, ये एप्लीकेशंस के अंदर है जो कि आप प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो आगे चल के। यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, इट प्रोवाइड्स लो लेवल प्रिमिटिव्स लाइक पिक्सल ऑपरेशंस एंड कलर कन्वर्जन्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा जितने भी लोग UI UX में उनको पता होगा कि पिक्सल ऑपरेशंस एंड कलर कन्वर्जन्स क्या होता है। और अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट वर्क कर रहे हो, फ्रंट एंड पे हो, तो उसमें भी कलर कन्वर्जन्स का बहुत यूज़ होता है, तो उसमें भी ये काम कर सकता है अगर आप किसी मतलब AI को सिखा रहे हो ये चीज़। तो अलॉन्ग हाई लेवल एल्गोरिथम्स फॉर फीचर डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, ML बेस्ड विजन विच with hardware acceleration for multi-core CPUs, GPUs and embedded systems, OpenCV ensures real-time performance. Its extensibility and interoperability allows seamless integration with contemporary deep learning frameworks, making it a versatile tool for complex AI deployments. ये बेसिक इंग्लिश थी, बट अगर मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँ, पूरा हाईलाइट कर दिया मैंने। सो इसका मतलब है कि CPUs और GPUs का यूज़ करके, एम्बेडेड सिस्टम्स का यूज़ करके OpenCV एक रियल टाइम में आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर वीडियो चल रही है आपकी, तो एक्चुअली में वीडियो में ही रियल टाइम डिटेक्ट करके बता देना चीज़ों को, वो OpenCV कर सकता है। और ये पहले वर्जन से नहीं आया था, ये भी वर्जन के साथ अपडेट होते होते धीरे धीरे करके अच्छा हुआ है। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम, तो इसको भी, इस वाले फीचर को भी आने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद CPUs और GPUs तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसका काम कैसे होता है। इट इज़ अ वर्सेटाइल टूल फॉर कॉम्प्लेक्स AI डिप्लॉयमेंट्स। अगर आप कोई ML मॉडल ट्रेन कर रहे हो, उसमें कैमरा इन्वॉल्व है, तो OpenCV का आप यूज़ करोगे ही उसको इनपुट देने के लिए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मोस्ट ऑफ द चीज़ पिछली वीडियो की हैं ही। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा नई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। What can OpenCV do? तो OpenCV क्या क्या कर सकता है ये थोड़ा सा बताता हूँ। OpenCV offers a broad spectrum of functionalities that enable developers to build sophisticated computer vision applications. Its capabilities range from fundamental image manipulation to advanced AI-driven tasks. फंडामेंटल इमेज मैनिपुलेशन का क्या मतलब है? अब आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा तो इमेज में 3 मेन कलर्स होते हैं, R, G एंड B। अगर थोड़ा सा आप लोगों ने कभी छेड़छाड़ की हो फोटोज़ में कुछ इफेक्ट्स वगैरह के लिए, तो आपको पता होगा कि RGB 3 मतलब प्राइमरी कलर्स होते हैं, जिनका आप चेंज करके कोई भी कलर वलर जो है ऊपर नीचे कर सकते हो। तो एक फंडामेंटल ये फीचर हो गया, ऐसा समझ के चलो। इसको मैनिपुलेट करना, ये सब फंडामेंटल इमेज मैनिपुलेशन के अंदर आता है। उसके बाद एडवांस AI ड्रिवन टास्क। अब एडवांस AI ड्रिवन टास्क क्या होता है? जो कि होता है कि आप किसी इमेज के अंदर कुछ चीज़ डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो AI का यूज़ करके, या फिर आप कोई चीज़ किसी चीज़ की स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि वो उस वीडियो में मूव हो रही है फ्रेम्स पर सेकंड का यूज़ करके। सो वो सब चीज़ें जो हैं वो भी कर सकता है OpenCV। और OpenCV का आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है भाई फेस डिटेक्शन के अंदर। फेस डिटेक्शन, अटेंडेंस जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर ही फेस डिटेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसमें OpenCV का काम होता है कि आप इमेज की जो फीचर्स है वो मतलब कैलकुलेट करो, उनको स्टोर करो एज अ डेटा, तभी तो आप अलग अलग जो फेसेस है उनको क्लासीफाई कर पाओगे। तो वो भी चीज़ है। उसके बाद इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कैपेबिलिटीज़ की बात करोगे तो रीडिंग राइटिंग इमेजेस हो सकता है, फिल्टरिंग हो सकता है जिसके अंदर गॉसियन आता है, मीडियन आता है, कलर कन्वर्जन हो सकता है। कलर कन्वर्जन एक तो RGB आता है, उसके बाद एक HSV भी आता है, ह्यूज सैचुरेशन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद BGR, LAB, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्म्स भी आ सकते हैं, जैसे कि इमेज को रोटेट कर देना 90 डिग्री या फिर उसको फ्लिप कर देना, रोटेशन। उसके बाद स्केलिंग भी आता है, जिसमें अप स्केलिंग होता है, डाउन स्केलिंग होता है, वो सब कुछ चीज़ें हो सकती हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। उसके बाद वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर कैप्चर एंड प्रोसेस कर सकता है वो वीडियो स्ट्रीम्स को, फाइल्स को रियल टाइम में, ये सब चीज़ें। और उसके बाद फ्रेम रेट को कंट्रोल कर सकता है। फ्रेम रेट यानी कि FPS को ऊपर नीचे करना, आप FPS बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। बट ये बढ़ाना और कम करना जो है ये फ्रेम इंटरपोलेशन की वजह से होता है, क्योंकि एक्चुअल में फ्रेम बढ़ते नहीं हैं, इंटरपोलेट होते हैं वो। मतलब अगर मैं आप लोग को बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो अगर कोई कैमरा 60 FPS में कैलकुलेट कह रहा हूँ, कैप्चर कर रहा है चीज़ों को, तो उसके अंदर आप फ्रेम नहीं बढ़ा सकते। वो 60 FPS की वीडियो रहेगी, भले आप कम ज़रूर कर सकते हो, उसको 30 FPS ज़रूर कर सकते हो, बट 60 से आप उसको 120 नहीं कर सकते। तो उसमें इंटरपोलेशन काम आता है। उसके बाद फीचर डिटेक्शन के अंदर आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना विजुअल एलिमेंट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट विद इन इमेजेस। अब फीचर डिटेक्शन मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कोई फेस डिटेक्शन का सिस्टम बना रहे हो तो OpenCV उसमें क्या फीचर डिटेक्ट करेगा कि उसकी आइज़ की जो आई स्पैन कितना है, उसके बाद शार्पनेस कितनी है, वो सब कुछ चीज़ें वो डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन, ये हमारा प्रोजेक्ट के अंदर है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, वो सब चीज़ें भी कर सकता है। उसके बाद मशीन लर्निंग एंड AI, इंटीग्रेट क्लासिक ML एल्गोरिथम्स एंड डीप न्यूरल नेटवर्क इन्फ्रेंस। जितने भी लोगों ने डीप लर्निंग की है उनको पता होगा कि ये कैसे काम करता है उसके अंदर। उसके बाद 3D विजन एंड कैलिब्रेशन, प्रोसेस डेप्थ इन्फॉर्मेशन, परफॉर्म स्टीरियो विजन एंड कैलिब्रेट कैमरास फॉर 3D रिकंस्ट्रक्शन। अगर आप लोगों ने 3D कैमरास कभी देखे होंगे तो 3D कैमरास जो है चारों तरफ की चीज़ें कैलकुलेट करता है। अगर आप यूट्यूब पर जाओगे तो आपको बहुत सारी VR वीडियोज़ मिल जाएंगी। उन VR वीडियोज़ में 360 डिग्री का ही मतलब
कैप्चर होता है। तो 360 डिग्री कैप्चर करने के बाद आपको कोई एक वीडियो नहीं मिलती, वो एक्चुअली में बहुत सारी कलेक्शन ऑफ अलग अलग एंगल्स से वीडियो का होता है, तो उनको एक साथ कैलिब्रेट करके दिखाना वो भी ये ओपन सीवी कर सकता है। सो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ये वाला जो फैक्ट है बहुत रेयर फैक्ट है, बहुत कम लोग बताते हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये। उसके बाद ये अलग अलग चीज़ों से यूज़ भी हो सकता है, जैसे कि आप अगर ओपन सीवी को इंपोर्ट करना चाहो या फिर उसके अंदर कोई मॉडल लोड करना चाहो तो अलग अलग मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारे पास में टेंसरफ्लो हो सकता है वो, उसके बाद या तो कैफ़े हो सकता है, या तो ONNX हो सकता है, या तो पाईटॉर्च हो सकता है। हम अपने केस में पाईटॉर्च यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, जो कि आगे चल के आपको सारे प्रोजेक्ट जो मतलब सारे प्रोजेक्ट नहीं, जो हमारे प्रोजेक्ट में सारी चीज़ यूज़ हुई हैं वो आपको आगे जाके पता चल जाएगी। उसके बाद में आता है हमारे पास में इमेज प्रोसेसिंग फंक्शंस। अब इमेज प्रोसेसिंग फंक्शंस का क्या मतलब है यहाँ पे? OpenCV provides a rich set of image processing functions essentially for preparing images for analysis, enhancing their visual quality. These functions are fundamental to any computer vision pipeline. Image input, output, geometric transformations, filtering operations and color space conversions. ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया फाइल में, यहाँ पे वही चीज़ थ्योरी में लिखी हुई है। पॉपुलर फॉर्मेट्स लाइक JPEG, PNG एंड TIFF, ये जो होते हैं ना, JPEG आपने सुना होगा, PNG एंड TIFF, ये जो है फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट्स नहीं, इनको एक्सटेंशंस भी बोलते हैं बहुत से लोग। एक्सटेंशंस हैं किसके? इमेजेस के। इनको रीड करना, राइट करना, डिस्प्ले करना, ये सब काम ही कर सकता है। उसके बाद ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस में आ जाता है हमारे पास में स्केलिंग। स्केलिंग के अंदर भी दो होते हैं, अप स्केलिंग और डाउन स्केलिंग। वीडियोस के पिक्सल्स को बढ़ाना या कम करना, शार्पनेस बढ़ाना कम करना, वो सब। रोटेशन, आप वीडियो जैसे ये सामने आपके इमेजेस है, इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दो या फिर 180 डिग्री रोटेट करो तो पूरा उल्टा हो जाएगा, वो सब चीज़ें। उसके बाद फिल्टरिंग ऑपरेशंस के अंदर आता है हमारे पास गॉसियन मीडियन, एज डिटेक्शन, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि इरोजन एंड डायलेशन। इरोजन डायलेशन के बारे में मेरे को नहीं पता, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा यूज़ नहीं हुआ इसके अंदर। बट गॉसियन ब्लर आप लोगों ने अगर कभी कोई एडिटिंग वगैरह करता है तो उसको पता होगा गॉसियन ब्लर क्या होता है। तो उस गॉसियन ब्लर करना वीडियोज़ को, इमेजेस को, वो सब चीज़ें भी ये कर सकता है। एज डिटेक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई इमेज है उसके अंदर क्या एजेस है, जैसे कि मान लो आपके सामने अभी ये वाली इमेज है तो यहाँ पे एक एज है ये वाला, है ना, तो वो उस एज को डिटेक्ट कर सकता है यहाँ पे कि एज आ रहा है, तो वो सब भी ये कर सकता है। अगर आप ये वाली इमेज देखोगे तो ये वाले जो एज है यहाँ पे ये भी डिटेक्ट कर सकता है, तो वो भी ये कर सकता है। सो ये सब इसके फीचर्स हैं छोटे मोटे। उसके बाद हम लोग आते हैं वीडियो स्ट्रीम प्रोसेसिंग के ऊपर कि ये एक्चुअली में वीडियो स्ट्रीम को प्रोसेस कैसे करता है। OpenCV robust video input-output capabilities enable seamless interaction with video streams, making it ideal for real-time applications such as surveillance, robotics and interactive systems. Surveillance से यहाँ पे मतलब है CCTVs का। CCTVs का यूज़ करके हम सर्वाइलेंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत से CCTV कैमराज देखते होंगे जिनके अंदर ऑटोमेटिकली डिटेक्शन आता है कि हाँ यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, अगर यहाँ पे ऐसे आदमी है तो वो भी सब चीज़ें जो OpenCV का यूज़ करके ही होती हैं। हालांकि उसके अंदर एक ML मॉडल भी होगा जो डिटेक्ट कर रहा होगा चीज़ों को, बट कैप्चर करके इनपुट देना तो OpenCV का ही काम है। उसके बाद आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में अगर आपने कभी रोबोट्स देखे हो, आजकल तो बहुत सारे रोबोट्स बन रहे हैं, ML का ज़माना है, तो उसमें भी OpenCV का बहुत यूज़ होता है। जहाँ पे भी रोबोट कोई चीज़ देखता है उसमें भी OpenCV का जो काम है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इंटरैक्टिव सिस्टम्स हो चुके हैं। इंटरैक्टिव सिस्टम्स यानी कि आपने कोई फोटो दी या फिर कोई वीडियो दिखाई, उसके बाद उसका कुछ आउटपुट आया, आप जो भी मैनिपुलेशन कर रहे हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से, तो उसमें भी ये काम करता है। उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है वो बता दो। कैमरा इनपुट, फ्रेम एक्सट्रैक्शन। फ्रेम एक्सट्रैक्शन यानी कि हर एक फ्रेम जो है उसको निकालना, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट वीडियो। ये सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेसिंग जो है योलो में भी मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में, बट मैंने आपको जो बताया था वो बताया था मॉडल बनने के बाद का। तो मॉडल बनने के बाद का यही चीज़ होती है एक्चुअली में, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही समझ के चलो कि हाँ वो सेम टू सेम चीज़ है। बट OpenCV जो है ये पाइथन की खुद की चीज़ है, तो वो एक ज़्यादा फास्ट चीज़ बन जाती है क्योंकि वो पाइथन के लिए ही डिफाइंड है। मैं ये नहीं बोलूँगा योलो पाइथन के लिए डिफाइंड नहीं है, बट योलो जो है उतना अच्छे से इंटीग्रेट नहीं हो पाता पाइथन के साथ जितना अच्छे से OpenCV हो पाता है। उनको मतलब अगर जो चीज़ OpenCV से हो रही है वो कोई भी डेवलपर चाहेगा ही नहीं कि मैं योलो से करूँ, वो OpenCV से ही कर लेगा। उसके बाद में रियल टाइम कैप्चर, स्ट्रीम कंट्रोल एंड प्रोसेस वीडियो सेविंग, डायरेक्टली एक्वायर फ्रेम्स फ्रॉम लाइव कैमराज एंड रीड फ्रॉम वीडियो फाइल्स, ये तो मैंने बता दिया। प्रिसाइज कंट्रोल ओवर पैरामीटर्स लाइक फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन, वीडियो कॉडेक्स फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे प्रिसाइज कंट्रोल का मतलब है फ्रेम रेट से, फ्रेम रेट और रेजोल्यूशन से। फ्रेम रेट जो होता है मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ फ्रेम्स जो पास हो रहे हैं हर सेकंड में। उसके बाद रेजोल्यूशन होता है, अगर आपने यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो तो अगर आप देखोगे तो इस वीडियो पे 1080p 60 fps होगा, आई थिंक 1080p 60 fps होगा या फिर 720p 60 fps होगा। उसके नीचे जो है fps नहीं लिखा होगा, बट उसके नीचे फिर 480 होगा, उसके नीचे फिर शायद 240 होगा, फिर 144 होगा, है ना। तो ये सारे रेजोल्यूशंस होते हैं। रेजोल्यूशंस आप देखोगे, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप कोशिश करके देखो, अगर आप 1080 पे देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज दिखेगी, बट अगर आप 144 पे देखोगे तो आपको एकदम उल्टा हो जाएगा, एकदम बकवास वीडियो की क्वालिटी हो जाएगी। सो ये 1080p जो है ये नंबर ऑफ पिक्सल्स है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको वीडियो और क्लियर दिखे, वो ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स दिखाएगा। उसके बाद प्रोसेस वीडियो सेविंग, एफिशिएंटली सेव प्रोसेस वीडियो स्ट्रीम्स ऑन फाइल्स, मेंटेनिंग क्वालिटी एंड फॉर्मेट।
सेविंग का मतलब यही है, अगर आप मान लो डिस्प्ले में 1080p दिखा रहे हो फिर आप सेव करो तो 144p हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी चीज़ इंश्योर कर लेता है ओपन सीवी अच्छे से कि वीडियो जो सेव हो रही है उसका भी फॉर्मेट अच्छा हो, रेजोल्यूशन अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। उसके बाद लेवरेजिंग एआई इन ओपन सीवी। ओपन सीवीज इंटीग्रेशन ऑफ मशीन लर्निंग डीप न्यूरल नेटवर्क कैपेबिलिटीज मेक इट अ पावरफुल प्लेटफॉर्म पे एआई ड्रिवन कंप्यूटर विजन। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल इमेज प्रोसेसिंग एंड मॉडर्न एआई टूल्स। अब यहाँ पे जो ब्रिज है ना, ब्रिज वाली जो बात हो रही है, ब्रिज का मतलब है एक एमएल मॉडल को एक एआई से कनेक्ट करना, काइंड ऑफ, मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे हमारे पास में एक एमएल मॉडल है जो कि साइन डिटेक्ट कर रहा है, तो उसको एक कैमरा की फीडिंग चाहिए, मतलब कैमरा की एक आउटपुट चाहिए, मतलब कैमरा का इनपुट चाहिए जो वो बाद में आउटपुट देगा डिटेक्ट करके। तो ये जो ब्रिज होता है ना कनेक्शन वाला, ये ब्रिज ओपन सीवी करता है। ये ब्रिज ओपन सीवी मतलब हमारे लिए काम ईजी कर देता है। तो वो चीज़ है, इनपुट इमेज करना, प्री प्रोसेस करना, डीप लर्निंग मॉडल, प्रोडिक्शन, आउटपुट, ये सब चीज़ें कर सकता है। क्लासिकल मशीन लर्निंग जो कि सिंपल सी होती है, सपोर्ट वेक्टर मशीन के, नियरेस्ट नेबर्स, KNN वगैरह, डिसीजन ट्रीज जो बनते हैं। उसके बाद रिग्रेशन टास्क के अंदर जो कि मॉडल जो ट्रेन होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर सिग्मॉइड फंक्शन जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से। उसके बाद DNN, डीप न्यूरल नेटवर्क, उसके बाद इंटीग्रेटेड वर्कफ्लोज, इन सब के अंदर जो है ओपन सीवी यूज़ होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप ओपन सीवी का यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से काम करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद में आते हैं भाई हम लोग की पॉइंट एंड फीचर एक्सट्रैक्शन के ऊपर। सो ओपन सीवी जो है ये कुछ बहुत ही क्रेजी चीज़ें करता है जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। फीचर डिटेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पाइवोटल इन कंप्यूटर विजन टास्क सच एज इमेज स्टिचिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड 3D रिकंस्ट्रक्शन। 3D रिकंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बट इमेज स्टिचिंग क्या है? इमेज स्टिचिंग का मतलब होता है इमेजेस को काइंड ऑफ सिलना। स्टिचिंग उसमें लिखा हुआ है, ऑब्वियस ही बात है। तो बट ये सिलना कैसे होता है मैं बताता हूँ। इमेजेस क्या होते हैं, अगर मान लो आपको कोई पार्ट्स ऑफ इमेजेस दे दे फाड़ के, या फिर कोई पज़ल टाइप जो होती है, जो पज़ल बनती है, उसमें पज़ल्स को आप मतलब फ्रेम्स को या फिर जो आप कह सकते हो पीसेस को आप जोड़ते हो अपने हिसाब से दिमाग लगा के, तो वो भी ये चीज़ कर सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, अगर मान लो वीडियो है, कोई वीडियो, उसके वीडियो के अंदर कोई इमेज मूव हो रही है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो उसके ऊपर ट्रैक करना कि हाँ उसको पता है कि इमेज कहाँ है, और उसकी पोजीशन भी दे देना एज आउटपुट, वो भी चीज़ें कर सकता है, जो कि काफ़ी मतलब क्रेजी चीज़ है सुनने में। उसके बाद है 3D रिकंस्ट्रक्शन। 3D रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? अगर आप लोगों ने कभी 3D इमेजेस की वो देखी होगी, अगर आपने कभी 3D इमेजेस देखे होंगे साइट्स वगैरह पे, तो वो एक्चुअली में आप 2D पे ही देख रहे हो, तो अपनी स्क्रीन पे ही देख रहे होते, बट अगर आप अपनी इमेज को हवर करोगे या फिर ऊपर नीचे से माउस का यूज़ करके देखोगे तो वो 3D में दिखेगा आपको। तो वो रिकंस्ट्रक्शन करना भी ओपन सीवी कर सकता है। अगर आप उसको कोई डेटा दे दोगे 3D वाला, तो वो आपको वो भी एक फाइल बना के दे देगा जो कि 3D उस ऑब्जेक्ट का मॉडल होगा। उसके बाद की पॉइंट डिटेक्टर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलर एल्गोरिथम्स लाइक ORB, SIFT, सर्फ एंड फास्ट, ये सारे जो हैं एल्गोरिदम्स होते हैं ML के अंदर। उसके बाद कॉर्नर एंड ब्लॉब डिटेक्शन, क्लासिक मेथड जैसे हैरिस कॉर्नर मेथड, वेरियस ब्लॉब डिटेक्शन एल्गोरिदम्स टू फाइंड स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद टेम्पलेट मैचिंग एंड मोशन एनालिसिस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये फीचर्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, अगर आप ओपन सीवी यूज़ कर रहे हो तो। अगर आप मतलब ये चीज़ें जो हैं ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको क्या नीड आ रही है प्रोजेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डिटेक्टिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, ओपन सीवी एक्सेल्स इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन रिकॉग्निशन, ऑफरिंग बोथ ट्रेडिशनल एंड कटिंग एज डीप लर्निंग अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई स्पेसिफिक एंटिटीज विद इमेजेस एंड वीडियो स्ट्रीम्स। ट्रेडिशनल मेथड्स आ सकते हैं इसके अंदर, उसके बाद डीप लर्निंग इंटीग्रेशन आ सकता है, स्पेशलाइज पाइपलाइन आ सकती है। तो यहाँ पे रैपिड डिटेक्शन जैसे कि होता है वो फटाफट डिटेक्ट करने वाली चीज़ होती है, जो कि मैंने फेस डिटेक्शन आपको बताया पहले। उसके बाद हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन फॉर रोबस्ट पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन खड़ा है और यहाँ पे एक गाड़ी है, तो ये गाड़ी का नाम दिखा रहा है देखो। तो ये चीज़ कैसे होती है? ये चीज़ होती है ML ट्रेन करके, मतलब आपको एक मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, मशीन ट्रेन करनी पड़ेगी, जो कि ओपन सीवी की हेल्प से आपको मतलब डेटा करके चीज़ें दिखाएगी। उसके बाद डीप लर्निंग इंटीग्रेशन के अंदर आता है DNN, जो कि YOLO V8, SSD, फास्टर RCNN। देखो YOLO V8 और उसके बाद SSD एंड RCNN, ये तीनों चीज़ें जो है एक मॉडल ट्रेन करने का तरीका है। ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल ट्रेन करने का तरीका है। तो आप इनसे आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो। हम लोग जो है YOLO का यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में। सो आप इसके अलावा इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हो आराम से। और आप मतलब YOLO जो है आई थिंक अभी तक मैंने जितना यूज़ किया है मच ईजियर टू यूज़ है, मच ईजियर टू ट्रेन है कंपेयरिंग टू दीज टू, बिकॉज इनकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है और इनको ट्रेन करने के लिए टाइम और डेटा सेट भी बहुत अच्छा चाहिए। आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखा है स्पेशलाइज पाइपलाइंस, प्री बिल्ट पाइपलाइंस फॉर कॉमन टास्क लाइक फेस डिटेक्शन, पेडेस्ट्रियन रिकॉग्निशन एंड लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन, एनेबलिंग क्विक डेवलपमेंट ऑफ विजन एप्लीकेशंस। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा
तो इसके कुछ कुछ चीज़ें होती है ओपन सीवी के अंदर जिनके लिए आपको मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि फेस डिटेक्शन, पेडेस्ट्रियन रिकॉग्निशन, फिंगर लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन, इन सब के लिए आपको कोई अलग से मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको मॉडल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ओपन सीवी में। उसके बाद है सीइंग इन 3 डायमेंशंस, 3D विजन कैमरा एंड कैमरा कैलिब्रेशन। ये दोनों चीज़ें जब आप 3D कैप्चरिंग में जाओगे कभी भी, तो ये दोनों चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ये कैसे होता है? स्टीरियो विजन, डेप्थ मैपिंग, कैमरा कैलिब्रेशन। डेप्थ मैपिंग क्या होता है? क्रिएशन ऑफ डेप्थ मैप्स दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ सर्फेसेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट, क्रूशियल फॉर रोबोट नेविगेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी। अब डेप्थ मैपिंग रोबोटिक्स में यूज़ होता है ताकि रोबोट्स को पता चले या फिर कैमरास को भी पता चल जाए कि कितना डीप है या फिर आगे जाके कितना मतलब हाइट डिफरेंस है, वो सब चीज़ें। स्टीरियो विजन के अंदर आता है रिकंस्ट्रक्टेड 3D सीन्स फ्रॉम मल्टीपल 2D इमेजेस। अब अगर मान लो मैं आप लोग को एक क्यूब बनाने को बोलूँ और मैं आपको 6 के 6 पेजेस दे दूँ क्यूब वाले, तो आप एक क्यूबर्ड मतलब क्यूब वाले बोल रहा हूँ, स्क्वायर वाले दे दूँ तो आप क्यूब बना दोगे। तो आपने क्या किया, 2D इमेजेस के सेट से आपने एक 3D इमेज बनाई, कैसे? उसको रिकंस्ट्रक्ट करके। तो वो भी ये चीज़ कर सकता है। उसके बाद कैमरा कैलिब्रेशन, टेक्निक्स टू डिटरमाइन इंटरनल कैमरा पैरामीटर्स लाइक फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर। अगर आप लोगों ने कभी कैमरा ऑपरेट किया होगा तो उसके अंदर ये सारे जो हैं पैरामीटर्स होते हैं, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर, उसके बाद ब्राइटनेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस, डेप्थ कैलिब्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबको भी ये कर सकता है एज अ AI। मतलब आप बस बोल दो वो कर देगा वो चीज़, मतलब वो कैमरा में मैनिपुलेशन खुद ही कर देगा तो वो भी ये चीज़ कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ओपन सीवी की कैपेबिलिटी वो बताते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को और बताने की कोशिश करूं तो इसके अंदर एट लास्ट क्या क्या हो सकता है, जो कि आखिर में अगर हम एक समरी की तरह लिखें, सबसे पहले तो भाई इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है जिसके लिए आज तक ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके बाद AI एंड ML इंटीग्रेशन, ये भी कैसे होगा? अगर आप मॉडल बनाओगे तो उसके बाद इंटीग्रेट हो सकता है इसके अंदर, है ना, जो कि हमने किया अपने प्रोजेक्ट में। हमने मॉडल बनाया फिर उसको इंटीग्रेट किया ओपन सीवी का यूज़ करके। उसके बाद 3D रिकंस्ट्रक्शन, जो कि आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आप एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर सोचो तो आप कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो इसको। और 3D रिकंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया कैसे होता है ऊपर बेसिक तरीके से। उसके बाद रियल टाइम एप्लीकेशंस, रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे कि अगर आप कोई इसका ऐप बनाने की कोशिश करो या फिर आप इसको जेटसन नैनो में या फिर रेस्पबेरी पाई में इंटीग्रेट करने की कोशिश करो तो वो भी ये कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ओपन सीवी की कैपेबिलिटी हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर ओपन सीवी। एंड ये आगे जाके कैसे यूज़ होगा हमारे प्रोजेक्ट में वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक पूरी वीडियो आएगी उसके ऊपर, जो भी हमारा प्रोजेक्ट कैसे मतलब मॉडल ट्रेन हुआ उसकी एक अलग वीडियो, और फिर हमारा प्रोजेक्ट का जो कोड है वो भी हम आपको दिखाएंगे एंड में जाके। दैट्स ऑल फॉर ओपन सीवी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, एंड कमेंट ज़रूर कर देना नीचे कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछना, मेरे को अगर पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। हालांकि हम लोग एक स्टूडेंट हैं एंड हमारे जो हो सकता है कि हमारी जो नॉलेज है टोटली 100% ना हो, और वो किसी की भी नहीं होती, बट अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। एंड हो सकता है इस वीडियो में भी बहुत सारी गलतियाँ हो जो कि मैं बता रहा हूँ, बट हम लोग बस अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट 100% राइट, ठीक है, इसमें हो सकता है गलतियाँ, और अगर कोई गलती है तो मैं वो भी ज़रूर सुनना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, मेरे को उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। मिलते हैं आप लोग को सेकंड, या नहीं ये तो सेकंड वीडियो था, थर्ड वीडियो में। बाय बाय।